नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस दौर में मुसलमानों की भारत देश में क्या स्थिति है उसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं मुसलमान हूं क्योंकि मेरे अब्बू मुसलमान हैं। अगर वे हिंदू होते तो मैं भी हिंदू होता। इस बार सिर्फ इंसान नहीं मर रहा था, बल्कि मर रहा था यकीन एक इंसान का दूसरे इंसान पर से। मर रही थी तहजीब जो बड़ी मुश्किल से बनी थी, हजारों सालों से। जल रहे थे रिश्ते जिसे खून पसीने से सींचा था लोगों ने। अब इस मोहल्ले में नहीं रह सकते। जब अब्बू ने फैसले के लहजे में कहा तो मुझे हैरत हुई। 67 साल गुजरे हैं अब्बू के इस मोहल्ले में। उनके भी अब्बू आजादी के पहले यहां ट्राम में कंडक्टर थे। मैं नहीं जाऊंगा ये मोहल्ला छोड़कर, ये मेरा मुल्क है। मैं अरब से नहीं आया हूं, ना तो मोहम्मद गौरी या गजनी मुझे यहां लाए हैं। हो सकता है अलाउद्दीन खिलजी हमें ले आया हो, तो भी पूरे 600 सालों से हमारे पुरखों का जिस्म इसी मिट्टी से बना है, इसी मिट्टी में मिला है। गंगा का उतना ही पानी मेरे जिस्म में है जितना किसी और के। अंग्रेजों के खिलाफ मेरे परदादा ने भी उठाई थी तलवार। मेरे पुरखों के सिले कपड़ों से न सिर्फ इंसानों बल्कि देवी देवताओं के जिस्म भी ढके सदियों। मेरी नानी की बेची चूड़ियों से हजारों बहुएं सुहागन कहलाई। मेरे ही बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से बरसों जागते रहे बाबा विश्वनाथ। मैं नहीं जाऊंगा ये मोहल्ला छोड़कर जहां मैं जन्मा हूं, पर मैं नहीं हारा और ना हारूंगा। हल्की सी दरार भी नहीं है मेरे यकीन में। इस मुल्क ने झेले हैं हजारों बाहरी हमले। अब कि हमला भीतर से हुआ है, पर मेरा भारत इतना कमजोर नहीं, मेरा राम इतना नाजुक नहीं, मेरा खुदा इतना भी नाराज नहीं अपने बंदों पर। बस मेरा और मुझ जैसे करोड़ों हिंदुस्तानियों का ईमान बरकरार रहे, नेकी और शराफत का दामन न छूटे। मेरे मौला, मेरे मुल्क और मेरी कौम को हिम्मत अता कर। आमीन। जी हाँ, आज भारत देश में मुसलमान होना ही अपने आप में गुनाह है। यह कौम मुसलमान है, इसीलिए उसे सज़ा दी जा रही है। कहने को तो भारत देश लोकतंत्र देश है, परंतु यहाँ पर एक कौम को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वह मुसलमान है। साथियों, आप सभी जानते ही होंगे, और यदि नहीं जानते तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल पूरे हो चुके हैं, परंतु आज तक भी जेएनयू के स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद को जमानत नहीं मिली है। उन पर यूएपीए लगा दी गई है और दिल्ली के दंगे कराने का आरोप है। बिल्कुल फर्जी आरोप, बेबुनियाद आरोप। हजारों पन्नों की चार्जशीट, परंतु उमर खालिद के ऊपर एक भी आरोप साबित नहीं किया जा सकता। फिर भी उन्हें बेल नहीं मिल रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बेल इज़ रूल, जेल इज़ एक्सेप्शन, अर्थात जमानत नियम है और जेल अपवाद है। परंतु सुप्रीम कोर्ट का ये सिद्धांत उमर खालिद के लिए नहीं है क्योंकि वह एक मुसलमान है। सुप्रीम कोर्ट का ये सिद्धांत गुलफिशा के लिए नहीं है, जो एक एक्टिविस्ट है, एमबीए की बहुत ही प्रतिभाशाली स्टूडेंट रही, क्योंकि
वह भी मुसलमान है। यह सिद्धांत शर्जिल इमाम के ऊपर नहीं लागू होता है। उन्हें बेल नहीं मिलती है क्योंकि वह भी एक मुसलमान है। इस तरह तो कितने ही मुसलमान एक्टिविस्ट, कार्यकर्ता, अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाले जोशीले हमारे युवा जेल में बंद हैं, सिर्फ इसलिए या तो वो मुसलमान हैं या फिर मुसलमानों की बात करते हैं या फिर देश में लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं। ना तो उनकी रिहाई है और ना ही कोई सुनवाई है। साथियों, अंग्रेज़ों के सामने जिन्होंने लड़ाई लड़ी उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहा जा रहा है। इसी तरह ये तानाशाही सरकार के सामने, ये मनुवादी, ये फांसीवादी सरकार के सामने, ये दमनकारी सरकार के सामने आज जो भी लोग या जो भी युवा वर्ग या जो भी एक्टिविस्ट, बुद्धिजीवी, चाहे फिर वो दिल्ली दंगों के नाम से, भीमा कोरेगांव के नाम से जेल में बंद हैं, उन्हें भी एक समय आएगा जब उन्हें कहा जाएगा कि देश की आज़ादी को बचाए रखने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, देश के संविधान को बचाए रखने के लिए उन्होंने जेल काटी। उनका नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सरकार की आलोचना करना राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता, पर इन्हें राष्ट्रद्रोह के मुकदमों में जेल में रखा गया है और आज तक और अब तक उनको जमानत नहीं दी गई है। फिर भी इनके हौसले बुलंद हैं। ये आज भी उसी बुलंद आवाज़ से अपनी बात रख सकते हैं कि देश में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इसी बात को लेकर उमर खालिद के पिता एक समारोह में क्या कहते हैं, ज़रा उनको सुन लिया जाए। हर आदमी जानता है दिल्ली दंगे किसने करवाए थे, उसमें मारे कौन लोग गए थे, किसकी प्रॉपर्टीज खत्म हुई थी, हर आदमी जानता है। लेकिन इल्ज़ाम किस पर है? ये लोगों पर जो जेल के अंदर बंद है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस मुल्क के सिविल सोसाइटी के सामने कि ये जो ड्रैकोनियन प्रोविजंस है जिसके तहत में सैकड़ों लोग, आज एक दो लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सैकड़ों लोग जेल के अंदर बंद है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला भी नहीं है। उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? और ये कोई जुर्म है क्या कि आप एक कानून बनाते हैं? हमारा ख्याल है कि कानून डिस्क्रिमिनेटरी है, गलत है, इसको ख़त्म होना चाहिए, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार ये सोचे अच्छा आप हमें चैलेंज करेंगे, चलो जाओ जेल के अंदर, देखते तुम्हारी अंदर कितनी हिम्मत है। तो मैं सरकार को साफ बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे बच्चे जेल के अंदर बंद है उनमें से किसी की हिम्मत नहीं टूटी है। सब लोग ये इस लड़ाई को दोबारा लड़ने के लिए तैयार हैं। ना हमारी हिम्मत टूटी, हमारी भी हिम्मत नहीं टूटी है। इन दिनों जो सरकार चल रही है, 2014 के बाद से जो सरकार चल रही है वो दमनकारी सरकार है, तानाशाही सरकार है। हर वो आवाज़ को बंद कर देना चाहती है जो आवाज़ या जो उंगली उनके सामने उठती है। और इस बारे में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज और वरिष्ठ नेता श्री दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं, उनको भी सुन लिया जाए। मैं उस इलाके से आता हूं जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक नर्सरी कहा जाता है और मैं शुरू से इन लोगों से बहुत निकट से मेरी मित्रता इन लोगों के साथ रही है। इनको मैं पहचानता हूं। इनका ना लोकतंत्र में विश्वास है ना संविधान में विश्वास है। और ये जिस तरह से हिटलर ने यहूदियों को एक टारगेट बना लिया था, इन्होंने शुरू से ही मुसलमानों को टारगेट बनाया हुआ है। और कोई भी व्यक्ति जो मुसलमानों के पक्ष में अगर बोलता है तो एंटी नेशनल है। ये मानसिकता जो है वो इन सब बातों की जड़ में है और यही हम लोग के सामने खतरा था, है और रहेगा। मैं तो आपको एक उदाहरण देता हूं। इन्होंने पूरे देश में ये एक अफवाह फैलाई हुई है और आजकल व्हाट्सएप आदि पर तो इनको अफवाह फैलाने का इतना बड़ा हथियार मिल गया कि कहा नहीं जा सकता। और उसमें फेसबुक और व्हाट्सएप के जो
यहाँ के कंट्री हेड वगैरह है वो खुद इसमें शामिल है। दुख इस बात का होता है कि हिंदुओं पर खतरा है और 2045 तक यदि इसी प्रकार का रहा तो मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये बात किसी भी हमारे डेमोग्राफिक के जो साइंटिस्ट हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, ये असंभव है। हमारे इलेक्शन कमीशन के पूर्व हमारे कुरैशी साहब ने इस पर किताब लिखी है, पूरी डिटेल किताब लिखी है। इसलिए ये पूरा षड्यंत्र जो है और पूरी जो एक राजनीतिक साजिश है भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ, इस पर हमें लड़ाई लड़नी है तो सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। ये एक चुनाव या 2 चुनाव या 3 चुनाव की बात नहीं है, क्योंकि इनकी घुसपैठ जो है इतनी गहरी हो चुकी है, इसको निकालना आसान नहीं होगा। लेकिन आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, ये बहुत संकट का काल है और आपके परिवार पे जो मेरी बहन ने जो कहा कि जिस बच्चे ने जन्म लिया उसने अपने पिता को स्कूल चला गया लेकिन अपने पिता को उससे नहीं मिल गया, ये ऐसे दर्दनाक घटनाएं जिसका कि हम लोग हमारे पास हमको शर्म आती है कि हमारे लोकतंत्र में, हमारे न्यायपालिका में क्या इन लोगों के को भी समझ में नहीं आती, इनको क्या शर्म नहीं आती जिस प्रकार से बात होती है। लड़ाई लंबी है, हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद। और इसी मुद्दे पे एक्टिविस्ट और एक्टर स्वरा भास्कर जी क्या कहती हैं और किस तरीके से उन्होंने जजों की क्लास लगा ली है, वो भी सुनने लायक है, तो उन्हें भी सुनते हैं। आज ये सवाल पूछना चाहती हूँ अपने न्याय व्यवस्था से कि क्यों, क्या डर है आपको किस चीज़ का डर है? आम नागरिक को तो जेल का डर होता है, पिटाई का डर होता है, मुसलमान तो कहीं पे भी पिट जाते हैं बेचारे इस देश में, दलित कहीं पे भी पिट जाते हैं इस देश में। हम लोगों को भी डर लग सकता है कि काम नहीं मिलेगा, कॉमेडी के शोज़ नहीं मिलेंगे, फिल्में बंद हो जाएंगी, जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे उनको अलग अलग किस्म के डर लगते हैं। आपको क्या डर लगता है? आपके पास तो पूरा तंत्र है, आपके पास तो सारी सरकारी तंत्र है। जब तक आप इन बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हो, आपको 60 साल 50 साल के ऊपर होते होंगे, आपके तो बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, अच्छी महंगी कॉलेजेस में आप उन्हें पढ़ाते हैं, बाहर भेजते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी सेटल हो जाते हैं, उनकी शादियाँ हो जाती हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। तो इस बुढ़ापे में क्या डर है अब आपको? अब क्या लालच है आपके अंदर? क्या चाहिए आपको? हाँ, क्या ज़रूरत है? गवर्नर पोस्ट चाहिए, राज्यसभा जाना है, इतनी आपके अंदर लालच है कि आप महज आपका काम आपसे करने को हम मांग रहे हैं, वो आपसे नहीं हो रहा है। साथियों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आज भी इस दमनकारी सरकार के सामने आज़ादी के नारे लग रहे हैं, लोकतंत्र बचाने के नारे लग रहे हैं, संविधान बचाने के नारे लग रहे हैं। और जब तक ये नारे लगते रहेंगे, देश का संविधान बचा रहेगा। जब तक ये नारे लगते रहेंगे, देश का लोकतंत्र बचता रहेगा। और जब तक ये नारे लगते रहेंगे, हम इस देश को बचा पाएंगे। चलो उठो और आप भी अपनी आवाज़ को बुलंद करो। मौत सिर्फ एक ही बार आने वाली है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, पर जहाँ गलत हो रहा है वहाँ बोलना पड़ेगा। ये तानाशाही सरकार के सामने अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। इस फांसीवादी सरकार के सामने अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और बहुत मुश्किल से मिली आज़ादी को बचाने के लिए हमें आज़ादी के नारे लगाने ही पड़ेंगे। ये हम सब की जिम्मेदारी है, नहीं तो आने वाला भविष्य कहेगा कि तुमने क्या किया, हमें फिर गुलाम बना दिया, कॉरपोरेट सेक्टर का गुलाम बना दिया, मनुवादियों का गुलाम बना दिया, फांसीवादियों का गुलाम बना दिया और तानाशाहों का गुलाम बना दिया। हम सब की जिम्मेदारी है, खड़ा होना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बात रखनी पड़ेगी और बात को दमदार तरीके से रखनी पड़ेगी। आज़ादी के नारे लगाने पड़ेंगे और दमदार तरीके से लगाने पड़ेंगे। चाहे ये सरकार कितना मर्जी जोर जुल्म और दमन करे, परंतु
हम जैसे लोगों की आवाज़ बंद नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती। हमें दबाया नहीं जा सकता, हमें कुचला नहीं जा सकता। हम जहाँ भी रहेंगे अपनी आवाज़ को उठाएंगे। जब भी गलत होगा तो हम गलत के सामने अपनी उंगली उठाएंगे और सच्चाई के सामने खड़े रहेंगे। तो ये नारे लगते रहने चाहिए, आज़ादी के नारे। तो हम क्या चाहते हैं? आजादी। अरे गरीबी से आजादी, अरे भुखमरी से आजादी, तो सामंतवाद से आजादी, तो पूंजीवाद से आजादी, तो ब्राह्मणवाद से आजादी, तो जातिवाद से आजादी, तो जोर से बोलो आजादी, अरे मैं भी बोलूं आजादी, अरे तुम भी बोलो आजादी, तो पीछे से बोलो आजादी, तो आगे से बोलो आजादी, तो मांग रही पूरी आजादी, आजादी, अरे मैं भी मांगू आजादी, 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 तो जातिवाद से आजादी, 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 तो आरएसएस से आजादी, 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 तो संघवाद से आजादी, 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 तो तुम ना दोगे आजादी, तो लड़के लेंगे आजादी, तो छीन के लेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तो जोर से बोलो आजादी, अरे मिलकर बोलो आजादी, तो ऊंचा बोलो आजादी, तो इनकलाब 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 इनकलाब, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बस साथियों, अब इतना ही। आज़ादी की लड़ाई, नई आज़ादी की लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी, आपको, मुझको और सबको। मेरा वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। साथ ही आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।